गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपन लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे खोसलाज थ्योरी ऑफ सीपेज। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने ब्लिक्स थ्योरी ऑफ सीपेज के बारे में पढ़ा था, तो उनकी कुछ कमियां थी ब्लिक्स की, उनको दूर करने के लिए खोसला नाम के इंजीनियर आए या साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने कुछ ना कुछ एजम्पशंस दिए। और आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एजम्पशंस क्यों दिए जाते हैं। एजम्पशंस देने के पीछे में रीज़न यही होता है कि जो भी चीज़ें थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में हो रही हैं और उन चीज़ों को प्रैक्टिकली कंप्लीट करने के लिए कुछ एजम्पशंस दिए जाते हैं, ठीक है ना। अगर एजम्पशंस नहीं लिए जाएंगे तो थ्योरेटिकली तो हम चीज़ें कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ें अगर फील्ड में जब करने जाएंगे तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो जो एजम्पशंस होते हैं वो केवल और केवल थ्योरेटिकल पार्ट को प्रैक्टिकल फील्ड में कंप्लीट करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो खोसलाज थ्योरी ऑफ सीपेज का जो फर्स्ट एजम्पशन है वो क्या है, देखते हैं। देखो अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने ब्लिक्स थ्योरी के अंदर, देखो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अपन ब्लिक्स थ्योरी में आते हैं। अपन ने ब्लिक्स थ्योरी के अंदर ये बेस प्रोफाइल पढ़ा था, डायग्राम आपके सामने शो हो जाएगा अभी। ये डायग्राम शो हो रहा है। तो ब्लिक्स थ्योरी में आपने ये शीट पाइल्स आपको शो हो रही होंगी। देखो ये जो शीट पाइल्स हैं ये आपको शो हो रही हैं, ठीक है, ठीक है। ये मेरा आउटर फेस, दिस इज़ माई आउटर फेस, दिस इज़ माई इनर फेस, ठीक है ना। तो इसके बारे में ब्लिक्स ने कुछ भी क्या किया था, बताया नहीं था कि आउटर फेस या इनर फेस के बारे में कुछ भी कंसिडर नहीं किया था, उसको सेम कंसिडर किया था। और उसने लेंथ जो होनी चाहिए पाइल की उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया था। खोसलाज ने इसको कुछ ना कुछ वेरीफाई किया, ठीक है। वेरीफाई के बाद कुछ मॉडिफिकेशन लेके आया। मॉडिफिकेशन के बाद कुछ एजम्पशंस दिए। तो एजम्पशंस क्या है वो देखते हैं अपन वन बाय वन। नीचे आता हूँ मैं। तो फर्स्ट एजम्पशन है दैट इज़ द आउटर फेस ऑफ एंड शीट पाइल आर मच मोर इफेक्टिव दैन द इनर वंस एंड द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द फ्लोर। इसका मतलब क्या हो गया, जो शीट पाइल का आउटर फेस है वो इनर फेस के कंपेयर में ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और हॉरिजॉन्टल लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्या, आउटर फेस किसका, शीट पाइल का। ये पहला एजम्पशन है। सेकंड क्या है, इफ़ इंटरमीडिएट शीट पाइल आर स्मॉलर दैन द आउटर वंस देन दे आर ऑब्जर्व टू बी इनफेक्टिव। और अगर ये भी एक और लिया गया इन्होंने, अगर इंटरमीडिएट शीट पाइल है वो छोटी है किससे, इफ़ इंटरमीडिएट शीट पाइल्स आर स्मॉलर दैन द आउटर वंस देन दे आर ऑब्जर्व टू बी इनफेक्टिव। तो अगर इंटरमीडिएट शीट पाइल छोटी है किससे, आउटर की पाइल से छोटी है, तो उनको क्या माना जाएगा, इनफेक्टिव माना जाएगा, ठीक है। उनका इफेक्ट ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब पानी मेरा सिप आउट करेगा उस पाइल्स के थ्रू, या पानी मेरा बेस प्रोफाइल को तय करेगा, तो जो वाटर का जो लॉस होगा उस पाइल्स के दौरान क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू किसके, आउटर पाइल्स के दौरान जो लॉस होगा, ठीक है ना। आगे आ जाइए। उसके बाद क्या बोला, पाइपिंग ऑफ द फ्लोर स्टार्टेड फ्रॉम द टेल एंड, फॉर एग्जाम्पल if the hydraulic gradient at the exit is more than the critical hydraulic gradient for the soil, then the soil particles will move along with the flow of water and causing piping failure। मैं बता चुका हूँ आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में पढ़ चुके हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि पाइपिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, टेल एंड से स्टार्ट होगी, ठीक है। और कब स्टार्ट होगी, जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ठीक है। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, इसका मतलब ये हो गया, आपने पढ़ा होगा जियोटेक के अंदर, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है जो आई है वो अगर मेरा ज़्यादा हो गया किससे, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू होती है G माइनस में 1/1 + E। अगर आपने पढ़ लिया है तो वेरी गुड, अदरवाइज डोंट वरी, आप ये पढ़ेंगे जियोटेक में कि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है ना। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मैंने बताया था आपको लेक्चर के अंदर। तो अगर मेरे I की वैल्यू IC से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएगा, पानी के साथ मूव करने लग जाएंगे। तो इसके कारण कैसा फिनोमिना बनेगा, एक पाइपिंग लाइक फिनोमिना मिलेगा, ठीक है, जिसको हम क्विकसैंड फिनोमिना भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ब्लिक्स ने अपनी थ्योरी दी थी तो खोसलाज ने अपनी थ्योरी में कुछ बातें बताई हैं। तो रेसिडुअल सीपेज के बारे में बताया, क्या बताया गया है देखते हैं। द रेसिडुअल सीपेज हेड एज पर खोसलाज थ्योरी इज़ गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। तो खोसलाज ने कुछ इक्वेशन दी थी अपनी, जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, देखिए ये इक्वेशन, ये लिखी हुई है इक्वेशन आपके सामने, ये रही। P ब्रैकेट में स्मॉल h इज इक्वल टू फाई इंटू कैपिटल H। फाई क्या है यहाँ पर मेरा, वेयर फाई इज रेजिडुअल सीपेज हेड पोटेंशियल फंक्शन। वेयर फाई क्या है यहाँ पर, रेजिडुअल सीपेज हेड पोटेंशियल फंक्शन है, जिसकी वैल्यू परसेंटेज में आएगी, ठीक है। कैपिटल H क्या है, टोटल सीपेज हेड, ये बता चुका हूँ। ये टोटल सीपेज हेड वो वाला हेड है जिसके कारण ही मेरा क्या हो रहा है, फ्लो हो पा रहा है, ठीक है। कैपिटल H क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम लेवल माइनस डाउन स्ट्रीम लेवल, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं।
उसके बाद खोसलाज स्टैंडर्ड फॉर्म और खोसलाज मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो खोसलाज में कुछ हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स दिए, ठीक है, और खोसलाज मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, या फिर उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, जो कि खोसलाज में दिए थे अपने, ठीक है। वो हम देखते हैं वन बाय वन क्या होता है। तो खोसलाज के स्टैंडर्ड फॉर्म या खोसलाज के जो मेथड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, वो क्या क्या होते हैं वो देखते हैं अपन वन बाय वन। देखिए, इन दिस मेथड द फ्लोर ऑफ एनी गिवन वियर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पर फॉलोइंग 3 फॉर्म्स। तो इस मेथड के अंदर किसी भी वियर का जो फ्लोर है उसको हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे वो देखते हैं अपन। देखिए, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस विथ शीट पाइल्स ईदर एट अपस्ट्रीम एंड और एट द डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ द फ्लोर। मतलब पहला क्या बताया कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर लेंगे जिसकी थिकनेस क्या होगी, बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, ठीक है, जिसके अंदर पहला केस के अंदर पहला पार्ट है कि जो शीट पाइल्स होंगी या तो वो अपस्ट्रीम एंड पर होंगी या फिर वो डाउनस्ट्रीम एंड पर होंगी फ्लोर के, ठीक है। तो इसको डायग्राम में दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये रहा, ये मेरा केस 1 है, दिस इज़, देखो ये मेरा केस ए का 1 पार्ट है। तो मैंने क्या बोला कि जो थिकनेस है फ्लोर की, देखो ये थिकनेस जो फ्लोर की बिल्कुल क्या है, 0 ही है, ना के बराबर, ठीक है। तो इस केस में जो मेरी पाइल है वो अपस्ट्रीम एंड पर है, और इस केस में जो पाइल है मेरी डाउनस्ट्रीम पर एंड पे। तो यही मेरा पहला केस था, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट केस में क्या बताना चाह रहा है ये। सेकंड केस में बोल रहा है आई स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस विद शीट पाइल्स एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट्स। इसका मतलब एक जो सेकंड केस बी केस है, इसके अंदर भी जो मेरी फ्लोर की थिकनेस है वो तो क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है, और जो मेरी शीट पाइल लगी हुई है वो कहीं ना कहीं किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पर लगी हुई है। तो उसको भी देखते हैं अपन, नीचे आइए। देखो, ये मेरा केस बी है, इसको मैं शो करता हूँ आपके सामने। ये दो, ये मेरा केस क्या है, बी है। इसके अंदर जो मेरी शीट पाइल लगी हुई है वो देखो ये इंटरमीडिएट पॉइंट पे लगी हुई है, और जो थिकनेस है वो फ्लोर की क्या है, मेरी बिल्कुल नेग्लिजिबल काइंड ऑफ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सी क्या है इसके अंदर। सी जो है वो है अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर डिप्रेस्ड बिलो द रिवर बेड एंड विद नो वर्टिकल शीट कट ऑफ। इसका मतलब क्या है, थर्ड केस के अंदर मेरी फ्लोर की कुछ थिकनेस है लेकिन यहाँ पर वर्टिकल पाइल मौजूद नहीं है या शीट पाइल्स मौजूद नहीं है। तो इसको दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए, इसको दिखाते हैं आपको यहाँ पर। देखिए एक बार, ये रहा, ये केस थर्ड है, दिस इज माई केस थर्ड। इस केस के अंदर क्या है, यहाँ पर इस केस के अंदर थिकनेस है, देखो थिकनेस तो यहाँ पर है, दिख रही है, लेकिन शीट पाइल जो यहाँ पर अवेलेबल था, जो शीट पाइल यहाँ पर अवेलेबल है, इस टाइप की शीट पाइल जो ये दिखा रखी है, देखो ये रही शीट पाइल। मैं वापस बताता हूँ आपको एक बार रख करके। इसके अंदर क्या है मेरी, यहाँ पर देखो थिकनेस तो है यहाँ पर, लेकिन जो शीट पाइल यहाँ पर अवेलेबल है वो शीट पाइल इस वाले केस में अवेलेबल नहीं है। तो थिकनेस तो है बट नो शीट पाइल, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो ये 3 केस है जो ऊपर डिस्क्राइब किए हुए हैं, ये खोसलास ने कुछ फॉर्म दिए थे, ठीक है। इन द अबव स्टैंडर्ड फॉर्म द वैल्यू ऑफ फाई हैड बीन प्रोवाइडेड बाय खोसलास एट की पॉइंट्स। तो जो भी आपको फॉर्म दिखाए हुए हैं इसके अंदर जो वैल्यू फाई की है वो खोसलास ने अपने की पॉइंट पर क्या की थी, प्रोवाइड की थी, ठीक है। अब ये की पॉइंट क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो की पॉइंट्स आर द जंक्शन पॉइंट्स ऑफ शीट पाइल्स एंड फ्लोर्स एंड द बॉटम ऑफ द शीट पाइल्स एंड द बॉटम कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द डिप्रेस्ड फ्लोर। तो पहला देखते हैं कि की पॉइंट जो है वो क्या होते हैं, जंक्शन पॉइंट होते हैं किसके, शीट पाइल के और फ्लोर के। देखिए ये मेरी शीट पाइल है, देखो मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पर जंक्शन पॉइंट के बारे में। ये मेरी देखो, ये जो डॉट से दिखा रखे हैं ना, ये डॉट से, ये मेरे क्या है, जंक्शन पॉइंट। तो जो शीट पाइल है और जो फ्लोर है इसका कॉर्नर हो गया, ठीक है। और क्या बताया इसके अंदर, और देखते हैं हम, और क्या बताया इन्होंने, और बताया इन्होंने एट द बॉटम पॉइंट ऑफ द शीट पाइल। तो देखो बॉटम पॉइंट का है मेरा, ये देखो बॉटम पॉइंट, यहाँ पे डॉट लगा रखा है, ये हो गया, इधर देखो ये बॉटम पॉइंट है, ठीक है ना। तो बॉटम पॉइंट ऑफ शीट पाइल। और क्या बताया इन्होंने, एंड बॉटम कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ डिप्रेस्ड फ्लोर। तो देखो ये आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है, ये देखो ये डॉट लगा हुआ है। तो ये मेरे जंक्शन पॉइंट हो गए बेसिकली, दीज आर माई व्हाट, जंक्शन पॉइंट। तो क्लियर हो गया होगा आपको बच्चों। अब आगे आ जाइए, इसके अंदर आगे क्या दे रखा है इसके अंदर, द वैल्यू ऑफ फाई एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड बाय अज्यूमिंग अ लीनियर वेरिएशन ऑफ फाई बिटवीन द की पॉइंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो फाई की वैल्यू है
ठीक है, किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पर डिटरमाइन करने के लिए एक लीनियर वेरिएशन की इक्वेशन होती है, ठीक है, जो उनको पता है क्या होती है, दैट इज़ y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, आपके सामने लिखी हुई है ये, इट इज रिटन हियर y इक्वल टू mx प्लस सी। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, द वैल्यू ऑफ phi एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड बाय एज्यूमिंग अ लीनियर वेरिएशन ऑफ phi बिटवीन द की पॉइंट्स, ठीक है। आगे आ जाइए, यही चलते हैं अपन। सिंपल सी थ्योरी, टफ थ्योरी नहीं है, कभी कभार एग्जाम में पूछ ले आते हैं इससे क्वेश्चन, जो किसी क्वेश्चन पूछने बताऊंगा मैं आपको। देखो, इफ द वैल्यू ऑफ phi फॉर c डैश एंड d डैश इन सेकेंड डायग्राम इज नोन, देन द वैल्यू ऑफ phi एट पॉइंट c एंड d in the first diagram can be calculated by using principle of reversibility of flow and keeping other parameters constant as per following। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको क्या बताया अभी, यहाँ पर आपको ये बताया कि phi c की वैल्यू होगी वो 100 माइनस phi डैश c होगी, और phi d की वैल्यू होगी वो 100 माइनस phi d डैश होगी, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। इसके अंदर आप जब भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो phi c डैश के लिए 50% है, तो रिवर्सिबल मतलब क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे किसमें से, 100 में से, दैट विल बी 50%, ठीक है ना। तो ये बेसिकली phi होता क्या है ये बता चुका हूँ मैं, पोटेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है ना। ऊपर दिखाता हूँ वापस आपको, देखिए ये रहा, जो phi होता है वो रेसिडुअल सीपेज हेड पोटेंशियल फंक्शन होता है, ये आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब अपन आते हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पर, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। देखिए ये न्यूमेरिकल आपके सामने शो किया हुआ है, अपलिफ्ट प्रेशर एट पॉइंट E एंड D of a straight horizontal floor of negligible thickness with a sheet pile and downstream are 20% and 20% respectively. If the sheet pile is at upstream end of the floor, figure B, the uplift pressure at point D1 and C1 are, ठीक है। तो यहाँ पर हमको D1 और C1, देखिए यहाँ पर हमको D1 और C1 पे निकालना है, और C और D पे दिया हुआ है। तो मैंने बताया था आपको कि phi c निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, 100 माइनस phi c डैश कर दूँगा, और phi यहाँ पे तो c आ गया, दैट विल बी, अब देखो कितना दिया हुआ है, 28% दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है मुझे, कहाँ पे दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम एंड पे दिया हुआ है 28% एंड 20%, ठीक है। तो यहाँ पे निकालें जैसे दिया हुआ है यहाँ पर, तो 100 में से माइनस कर देंगे, दैट विल बी 78%, और phi d के लिए भी भाई a के डाउन स्ट्रीम पे है, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, तो 100 माइनस 20 दैट विल बी 80%। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है अपना, ठीक है ना। सिंपल सा, काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है। अब आगे अपन बात करते हैं एक बार, हाँ, द अबव वैल्यूज ऑफ phi इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैव टू बी मॉडिफाइड एज पर साइट कंडीशन फॉर फॉलोइंग 3 करेक्शंस, ठीक है। जो जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं phi की, ठीक है ना, ये साइट कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड की जाती हैं, ठीक है। और इसमें कुछ करेक्शंस काम में आते हैं, तो उनको ओनली करेक्शंस के नेम याद रखने हैं, करेक्शन के अंदर डीप में नहीं जाना है। क्या क्या है वो, फर्स्ट है करेक्शन फॉर म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ पाइल्स, मतलब पाइल्स का जो म्यूचुअल इंटरफेरेंस है उसके रिगार्डिंग। सेकंड है करेक्शन फॉर थिकनेस ऑफ फ्लोर। थर्ड इज करेक्शन फॉर स्लोपिंग पार्ट ऑफ फ्लोर, ठीक है। थर्ड क्या है, करेक्शन फॉर स्लोपिंग पार्ट ऑफ फ्लोर। तो 3 करेक्शन है, आप करेक्शन के नाम याद रखना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एग्जिट ग्रेडियंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने जियोटेक में पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे फॉर श्योर, डोंट वरी। As per the observation of Kozlow's theory, exit gradient at the downstream end of the floor is given as following expression। हमको पता है कि exit gradient क्या होता है, gradient के बारे में पता है क्या होता है आपको, मैंने slope बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो बात हो रही gradient की, वो बात हो रही है बेसिकली, अगर मैं बोलना चाहूँ उसको इरीगेशन की लैंग्वेज में, तो क्या होगा, I इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन L, I इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन L, मतलब हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। ये क्या होता है, मेरा ग्रेडियंट होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम कि एग्जिट ग्रेडियंट, ठीक है। एग्जिट ग्रेडियंट खोसलास थ्योरी के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जिट ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, एग्जिट ग्रेडियंट का मतलब मैं ही कह सकता हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा जियोटेक में फ्लो नेट के अंदर, ठीक है। तो ये होता है क्या बेसिकली, तो देखिए आपको मैं एक डायग्राम शो करता हूँ, उसके अंदर बताऊँगा आपको मैं एक बार, देखिए। तो बेसिकली एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में होता क्या है, ये तो उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है एग्जिट ग्रेडियंट। वैसे आपको मैं जनरली बता देता हूँ एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है। एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, देखो एक बार, जैसे ये आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये मेरी फ्लो लाइन्स है, ये मेरी क्या है, फ्लो लाइन्स है, ये मेरी फ्लो लाइन्स है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, मेरा फ्लो हो रहा है।
ये मेरी इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये वाली, ये मेरी क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन है, ठीक है। तो मेरा बेसिकली ये फ्लो नेट हो गया, ये मेरी क्या हो गया, बेसिकली फ्लो नेट हो गया। अब सपोज़ कीजिए मैं आपको एक ये मेरा फ्लोर हो गया, ठीक है। मेरा पानी यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जब ये मेरा पानी लास्ट एग्ज़िट होने वाला होगा, पानी क्या होगा, एग्ज़िट होने वाला होगा, तो जो जितना लॉस लास्ट लेंथ में होगा, जितना लॉस 1 यूनिट लेंथ में होगा यहाँ पर एग्ज़िट करने से पहले, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्ज़िट ग्रेडियंट बोलते हैं। मैंने क्या बताया, आप वहाँ पर समझिए एक बार, आप देखिए मैंने क्या बताया आपको। सपोज़ कीजिए ये मेरा इम्परवियस फ्लोर है, ठीक है। मेरा पानी कुछ सी पेज करके ऐसे आ रहा है, ऐसे आएगा सी पेज करके, ठीक है। हमको पता ही है, हम पढ़ चुके हैं, सी पेज करके पानी कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये मेरा जो लेंथ है, ये जो अब सपोज़ कीजिए मैं पानी आ रहा है, ये मेरा पानी आ रहा है, ठीक है। पानी मेरा आ रहा है, तो पानी आएगा तो अब होगा क्या, बेसिकली यहाँ से यहाँ आ जाएगा पानी, ये देखो ये पानी यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये देखिए। अब ये जो लास्ट लेंथ बची हुई है, ये जो लास्ट यूनिट लेंथ बची हुई है, इस यूनिट लेंथ में जितना लॉस होगा, मान लो इसको मैं L बोल देता हूँ, तो इस लेंथ के अंदर जितना लॉस होगा उसको मैं बोलता हूँ डेल्टा H, डेल्टा स्मॉल h बोल देता हूँ मैं। तो इस पर्टिकुलर लास्ट लेंथ के अंदर जितना मेरा पानी का लॉस होगा, ये हो गया डेल्टा स्मॉल h बाई L। इसको हम क्या बोलूँगा, एग्जिट ग्रेडियंट बोलूँगा। दिस विल बी नोन एज व्हाट, एग्जिट ग्रेडियंट, ठीक है। और एग्जिट ग्रेडियंट का जो मतलब फॉर्मूला दिया था वो खोसलाज ने इस टाइप से दिया था, दैट विल बी GE इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन D इंटू 1 अपॉन पाई रूट में लैम्बडा, ठीक है। अब ये H D ये क्या क्या होते हैं, सो मैं आपको क्या बता रहा था यहाँ पर कि जो एग्जिट ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है कि जो ये हेड लॉस हो रहा है, जो मेरा हेड लॉस यहाँ पर हो रहा है, लास्ट पर्टिकुलर लेंथ में जो मेरा हेड लॉस हो रहा है, ठीक है, दैट विल बी डेल्टा H बाई L, ठीक है। ये होता है मेरा एग्जिट ग्रेडियंट, ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला दिया था, आपके सामने लिखा हुआ है GE इक्वल टू कैपिटल H अपॉन D इंटू 1 अपॉन पाई रूट लैम्बडा। ये होता है क्या क्या, वो देख लेते हैं अपन 1 बाय 1। देखिए कैपिटल H क्या होता है, सी पेज हेड होता है, अप स्ट्रीम वाटर माइनस डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल, ये बता चुका हूँ आपको मैं। स्मॉल d क्या होता है, डेप्थ ऑफ पाइल एट डाउन स्ट्रीम एंड ऑफ इम्परवियस फ्लोर। जो d होता है, स्मॉल d क्या होता है कि पाइल की डेप्थ होती है कहाँ पर, डाउन स्ट्रीम एंड पे, किसके, इम्परवियस फ्लोर के। अब बात करते हैं लैम्बडा की। ये लैम्बडा क्या होता है, तो देखो अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, H अपॉन D इंटू 1 अपॉन पाई इंटू लैम्बडा। अभी लैम्बडा क्या होता है, देखो ये लैम्बडा होता है 1 प्लस, ये लिखा हुआ सामने आपके, ये देखो ये लिखा हुआ है लैम्बडा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का रूट डिवाइड बाई 2, वेयर अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल B अपॉन में D। B क्या है, मेरी टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ फ्लोर, ये मेरी B है, जिसको विड्थ ही बोलते हैं कभी कभार लोग बाग। तो यहाँ से हमारा अल्फा आ जाएगा, अल्फा के बाद लैम्बडा आ जाएगा, H और D दिया होगा, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर क्या दिखा हुआ है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इफ देयर इज नो वर्टिकल कट ऑफ, मतलब वर्टिकल कट ऑफ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, वर्टिकल कट ऑफ नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं इस डायग्राम के अंदर बात कर लेता हूँ। इसका मतलब ये हो गया, अगर वर्टिकल कट ऑफ नहीं है तो इसका मतलब जो ये डेप्थ है, वो डेप्थ मेरी क्या हो गई, 0 हो गई डेप्थ। अगर मेरी डेप्थ 0 हो गई तो क्या होगा, तो देखते हैं। देखो अगर मेरी डेप्थ 0 हो जाती है तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं D इक्वल टू 0 करूँगा, अगर इस फॉर्मूले के अंदर मैं D की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो इससे क्या आएगा मेरा, देखो अगर मैं यहाँ पर D की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो जो GE की वैल्यू है, अगर ये मेरा क्या हो गया 0 हो गया, तो GE की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली इन्फिनिट हो जाएगी। इसका मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनाइट हो जाएगा। उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो लिखा हुआ है नीचे, देखते हैं एक बार, नीचे आ जाइए, वही लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इफ देयर इज नो वर्टिकल कट ऑफ, मतलब डेप्थ क्या हो गया 0, शीट पाइल, no vertical cutoff or sheet pile at the downstream end of the floor, then the exit gradient will be infinite। समझ में आ गया। Therefore it is essential to provide a vertical cutoff or sheet pile at the downstream end of the floor such that the exit gradient is less than the critical hydraulic gradient of the soil to prevent piping mode of failure। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मेरा GE की वैल्यू जो मेरा ये था, अगर मेरा GE की वैल्यू है, अगर ये GE की वैल्यू क्या हो जाए, मेरी इन्फिनिटी हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट था वो क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से ज़्यादा हो जाए, क्रिटिकल नाम में पता लगा रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ज़्यादा हो गया तो पाइपिंग मेरी क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। मतलब ये वो ग्रेडियंट है जिस
उस पॉइंट तक मेरी अभी पाइपिंग चालू नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही मेरी आई की वैल्यू, अगर मेरी आई की वैल्यू आई सी से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, मतलब मेरी जो ग्रेडियंट की वैल्यू है वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, पाइपिंग फिनोमिना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा हम डाउन स्ट्रीम एंड पे हम एक पाइप प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना। देखो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको चीज़, एक बार दिखाते हैं आपको। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता क्या है, वैसे हमने पढ़ा होगा जियोटेक के अंदर। इट इज़ डिफाइंड एज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट विच द सॉइल पार्टिकल एट डाउन स्ट्रीम एंड ऑफ द फ्लोर विल स्टार्ट डिसलोकेटिंग एंड विल लीड टू पाइपिंग। मैथमेटिकली इट इज़ गिवन एज फॉलोइंग, मतलब ये वो पर्टिकुलर ग्रेडियंट है कि इस पर्टिकुलर ग्रेडियंट पे जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो पानी, सॉइल पार्टिकल्स जो होंगे वो पानी के साथ क्या करेंगे, आगे बहने चालू हो जाएंगे, सीप आउट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बात किससे चल रही है, बात चल रही है जो फेलियर है उसको बचाने की बात चल रही है। तो इसका मतलब हर केस में जो है IC है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, उसकी वैल्यू हमेशा किससे ज़्यादा होनी चाहिए, I से ज़्यादा होना चाहिए। तो आई कैन राइट हेयर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो एक बार, तो आई कैन राइट हेयर दैट I की वैल्यू, I ऑलवेज बी स्मॉलर देन व्हाट IC, या फिर यू कैन से कि I स्मॉलर देन इक्वल टू IC। ये अगर है तो हमारी पाइपिंग फिनोमेना चालू नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये हो जाता है कि I ग्रेटर देन IC, तो हमारा पाइपिंग फिनोमेना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और पाइपिंग फिनोमेना चालू हो गया तो हमारे लिए क्या होगा, ट्रबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो IC क्या होता है मेरा, G माइनस m1/1 प्लस E फॉर स्टेबिलिटी कंडीशन या नो पाइपिंग फेलियर। देखो आपका सामने लिखा हुआ है नीचे, एक बार दिखाते हैं आपको। फॉर नो पाइपिंग फेलियर IC इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, या फिर GE बोलते हैं इसको। एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, IC अपॉन में I। अवियर ऑन अ परमीबल फाउंडेशन। अब एक न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, देखो इस न्यूमेरिकल को दिखाते हैं आपको। देखो अभी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अवियर ऑन अ परमीबल फाउंडेशन विद डाउन स्ट्रीम शीट पाइल एज शोन इन द फिगर बिलो, फाइंड एक्सिट ग्रेडियंट एज पर खोसलाज मेथड। देखो इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है मुझको, इसमें ये जो मुझको दिया हुआ है दैट इज़, ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, कैपिटल H दे दिया हमको, दिस इज़ कैपिटल H। ठीक है, ये 10 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिस इज़ कैपिटल B। ठीक है, तो H पता है मुझे, D पता है मुझे, क्या निकालना है मुझे, लैम्बडा निकालना है। और लैम्बडा मुझे पता है क्या होता है, तो लैम्बडा बराबर क्या होता है पता ही है हमको, लैम्बडा इक्वल टू, ऊपर आपको दिखाया हुआ था 1 प्लस में अल्फा स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइड बाई 2। लेकिन अल्फा निकालने के क्या चाहिए होता है मुझे, कैपिटल B अपॉन में D चाहिए होता है। तो कैपिटल B हमको दिया हुआ है यहाँ पर, B कितना हुआ है 10 दिया हुआ है, और D कितना दिया हुआ है यहाँ पर डाउन स्ट्रीम पे, स्मॉल d कितना दिया हुआ देख लेते हैं, वो देखो स्मॉल d कितना दिया हुआ देखते हैं नीचे, स्मॉल d दिया हुआ है 4 मीटर, आपको मैं नीचे भी कर्सर से शो करूँगा, 4 मीटर दिया हुआ, तो ऐसे अल्फा कितना आ जाएगा 2.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा आ जाएगा 2.5। ठीक है, देखते हैं नीचे, देखो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम, ये देखो D दिया हुआ है यहाँ पर कितना 4 मीटर, देखो D दिया हुआ है 4 मीटर, यहाँ के सामने शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से जैसे निकालेंगे हम, अल्फा आ गया, लैम्बडा आ गया, दैट विल बी 1.846 पुट कर देंगे तो G आ गया 0.93। अगर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, मान लो अगर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 0.354 है, देन व्हाट विल द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, IC अपॉन में G। IC की वैल्यू कितनी है 0.354 जो कि दिया हुआ है। ठीक है, IC की वैल्यू कितनी है 0.354 एंड G कितना है मेरा 0.293। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1.203। ठीक है, आई थिंक हमको क्लियर हो गया होगा खोसलाज थ्योरी के बारे में क्या क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, ये क्वेश्चन भी आपको मैं करा चुका हूँ। तो यहाँ पर अपना ये यूनिट पूरा कंप्लीट होता है। कैसा भी आपको डाउट हो बच्चों, बाकी तो मैं जब लेक्चर लूँगा तो आपको पूरा क्लियर कर ही दूँगा। ठीक है, तो लेक्चर लेने के बाद ही आप ये वीडियो देखेंगे, तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या क्या मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो इस पूरी यूनिट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बताया था आपको, कैनेडीज थ्योरी है, लेसीज थ्योरी है, ब्लिक्स थ्योरी है, खोसलाज थ्योरी है। उसके पहले हमने काफ़ी सारे एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, कुछ डेफिनेशन भी पढ़ी है। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एवरी एग्जाम। If you talk about GATE, if you talk about ES exam, if you talk about SSC, JEE and all, for every exam these chapter is very important. इरीगेशन या WRE से बहुत कम चीज़ें हटाई गई हैं गेट के अंदर, तो जो चीज़ें हटाई गई हैं ठीक है वो चीज़ें पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा उस टाइम जब पढ़ाऊँगा कि ये चीज़ आपके गेट में एग्जाम में नहीं है, तो उनको आप नहीं पढ़ें। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए घर पे, स्टे हैप्पी, स्टे होम और
जैसा भी रूल्स आ रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, बाकी तो मिलते हैं बहुत जल्दी, आपसे इंटरेक्शन होगा। टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।